नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं, देश में खेल के सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री कृपाशंकर पटेल, जो जाने माने पहलवान हैं, सुशील कुमार जिनके साथी हैं और जिन्होंने 2005 में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों में गोल्ड मेडल जीता था। आज तक दुनिया में कोई पहलवान इन दोनों स्पर्धाओं में एक साथ ये मेडल नहीं जीत पाया है। कृपाशंकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, आपने इतना लंबा सफर तय किया, छोटे से महू के टीचर्स कॉलोनी के छोटे से अखाड़े से लेकर आप ओलंपिक तक गए। इस सफर में क्या क्या मुश्किलें रही, क्या क्या आपकी उपलब्धि रही, कैसे आपने इतने लंबा सफर तय किया? समस्याएं तो काफी आती है, क्योंकि घर परिवार में हम चाचा ताऊ में 7-8 भाई हैं। और सर्वप्रथम हमें सबसे बड़ी जो समस्या थी रेसलिंग मैट की थी, और इक्विपमेंट जो कुश्ती के साजो सामान है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ इंडियन स्टाइल जो मिट्टी की कुश्ती होती है, जो मिट्टी में खेली जाती है, तो उससे हमने अपना अभ्यास शुरू किया। जब हम कई भाई भारतीय खेल प्राधिकरण की 12 वर्षीय कुश्ती स्पर्धाएं होती थी, तो उसमें हमारा चयन हो गया। जब चयन होने के बाद में भारत सरकार ने वो फैसिलिटी दी है, मैट प्रोवाइड किए हैं, जिम प्रोवाइड किया है, और एक अच्छा कोच भी हमारे अखाड़े को दिया है, जो चंदगीराम अखाड़ा के नाम से महू में टीचर्स कॉलोनी में चलाया जा रहा है। तो उसमें हमारे को एक सुविधा मिलने के बाद में हमारी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती गई। आपने दोनों शैलियों के कुश्ती जीती, इसकी क्या तैयारी की थी आपने? वो क्षण मुझे आज भी याद है, और जब मैं उसे याद करता हूं कई बार अकेले में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। 2005 की बात है, साउथ अफ्रीका की, जब मैं फ्री स्टाइल के लिए चुना गया था। तो फ्री स्टाइल कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। अगले दिन ग्रीको रोमन की बारी थी, तो ग्रीको रोमन का मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो ग्रीको रोमन में भी मुझे खेलने का मौका मिला, और किस्मत ने काफी अच्छा साथ दिया, और मेरा ग्रुप काफी अच्छा पड़ा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पहलवानों को हराते हुए मैंने फाइनल में प्रवेश किया। और फाइनल की स्थिति मेरी नाइजीरिया के पहलवान से जब कुश्ती हुई, तो नाइजीरिया का पहलवान 3-2 से मुझे लीड कर रहा था। उसके 3 पॉइंट थे, और फिर उसके बाद में आखिर के 20 सेकंड बचे थे, तो 2 पॉइंट और लिए उसने मेरे पे, तो 5-2 का स्कोर हो गया। फिर मैंने 1 पॉइंट और स्कोर किया, तो इस तरह 5-3 पे कुश्ती चली गई, और मात्र 10 सेकंड बचे थे। और मैंने घड़ी की तरफ खेलते खेलते इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड था, तो उसकी तरफ मैंने देखा जैसे ही, तो 10 सेकंड बचे थे। 10 सेकंड यानी 10 गिनती। मैंने जय बजरंगबली बोल के एक ढाक टेक्निक होती है, वो अप्लाई की। उसमें अगर खिलाड़ी डेंजर पोजीशन में पीठ की तरफ स्टैंडिंग पोजीशन से गिरता है, तो 3 पॉइंट मिलते हैं, और वो 3 पॉइंट मिले, और वही समय समाप्त हुआ। टॉ यानी बिल्कुल बच गया। तो यानी वो एक तरह से मेरे लिए सरप्राइज भी था, और मेरी कोशिश जो मैंने की आखिरी तक, जो क्षण में मैंने हार नहीं मानी थी और ढाक टेक्निक लगाया, उसका काफी मुझे फायदा मिला, और वहां पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। और एक ऐसा इतिहास मेरे द्वारा रच दिया गया, जो मुझे आज भी कहते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं, कि जहां पे ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों ही श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाया, और दुनिया का पहला ऐसा पहलवान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप जो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते रहते आपको वेट मेंटेन करना पड़ता है, कि आप 55 किलो वर्ग के हैं, तो कैसे मेंटेन करते हैं? वजन बढ़ जाता है तो कैसे कम करते हैं? कुश्ती करने से पहले एक बहुत बड़ी समस्या खिलाड़ियों के लिए आती है, वेट को कंट्रोल करना, कि आपने वेट कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि अगर एट ए टाइम अगर आप वेट कंपटीशन से कुछ दिन पहले ही अगर वेट रिड्यूस कर रहे हैं खिलाड़ी, तो वो बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी ना करते हुए फैट परसेंटेज बॉडी से कैसे कम करना है, इसका भी एक ट्रेनिंग का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अगर आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपने स्टेमिना बढ़ाना है, या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, ये कुश्ती में सब जरूरी है। अपनी अपनी जगह एक लिमिट में चाहिए रहती खिलाड़ी को। तो अगर वेट रिड्यूस करना है, तो एक उसका मेथड है कि कंपटीशन से 3 महीने पहले आपने टारगेट फिक्स करना होता है खिलाड़ी को, और उसमें आपने इंटेंसिटी कम रखनी पड़ती है ट्रेनिंग में। अगर कम एफर्ट के साथ में, और ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो ज्यादा रखना पड़ता है, उसमें फैट परसेंटेज कम होता है, और आपका स्टेमिना अच्छा बढ़ता है। आपने कई नामी खिलाड़ियों के साथ आप कुश्ती लड़े, सुशील कुमार को भी आप हरा चुके हैं, वो क्या क्षण?
हाँ, 2000 में सुशील कुमार जैसे पहलवान जो आज ओलंपिक में ये बहुत अच्छा है और सुशील ने काफी अच्छी तरक्की करी है। बधाई भी दूंगा मैं सुशील को, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है। सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, सभी से कुश्ती हो चुकी है और हम वैसे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कुश्ती एक एरिने में खेलते हैं और मैट से उतरते ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और कुश्ती भी खेलते हैं तो हम खेल भावना के तहत खेलते हैं, चाहे वो सुशील कुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तानी पहलवान भी क्यों ना हो, सभी से हम एक खेल भावना के तहत और बाहर आकर हम बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। 26 फरवरी को एक इंदौर में आयोजन हो रहा है जिसमें आप खेल के डायरेक्टर हैं। कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है 41 साल बाद इंदौर के बास्केटबॉल स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम में हो रही कुश्ती। इस कुश्ती में पाकिस्तान के पहलवान कौन होंगे, भारत के पहलवान, कैसे चयन होगा इनका? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर शहर के लिए, इंदौर प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए कि उन्होंने एक ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पे और बहुत बड़ा आयोजन की एक परमिशन दी है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहलवान आपस में खेलेंगे। क्योंकि 1970 से पहले की बात है कि जब चंदीराम जी ने मेडल जीता था, मेहरदीन को हराया था, तो जब से वो कुश्ती बैन थी, तो आज 41 वर्ष बाद दोबारा हिंदू और मुस्लिम पहलवान एक ही मंच पर भाईचारा और सद्भावना का संदेश इंदौर के माध्यम से पूरी दुनिया में देंगे, तो ये क्षण ही कुछ और होगा और एक मिसाल के तौर पर इंदौर पहचाना जाएगा। क्रिकेट हम पाकिस्तान से खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, महिला हॉकी खेलते हैं, तो फिर कुश्ती में ऐसी क्या बात है, क्यों इतनी रोक? वो बहुत ही खराब क्षण है अगर हम कहें, जिसको एक कुश्ती के क्षेत्र में कलंक कहा जाता है कि 1970 में चंदीराम जी के कुश्ती जीतने पर एक जुलूस निकाला गया था जिसमें कुछ विवाद हो गया था और काफी विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया था जिससे कई घर तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। लेकिन उस समय परिस्थितियां और थी, उस समय के ऑडियंस और खेल प्रेमी जनता का दिमाग कुछ और था। आज बहुत ही बुद्धिजीव है हिंदुस्तान और इंदौर की खास करके जनता, बड़ा मिलनसार और प्यार प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में काफी प्रेम है। और यह प्रशासन से, अगर प्रशासन की बात करें अगर इंदौर के, तो उन्होंने इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को जोड़ने के लिए सभी धर्मों को एक ही मंच पे खड़ा करके कुश्ती का प्रचार करना, मकसद है कुश्ती का प्रचार। क्योंकि कुश्ती में कभी भी मजहब नहीं लड़ता जी, दो मजहब जाति पाति से कुश्ती का मुकाबला नहीं होता। अगर हम इसको जोड़ें कि हिंदू और मुस्लिम की कुश्ती नहीं होनी चाहिए तो वो गलत है। कुश्ती जो है वो दो देशों के बीच में एक मुकाबला होता है, दो अखाड़ों के बीच में होता है, दो प्रदेशों के खिलाड़ी आपस में खेलते हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। एक दाव पेच का खेल है और उसको खेल भावना से ही खेलना चाहिए। श्रेष्ठता का खेल है, लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओलंपिक की अगर शुरुआत हुई है तो एक स्वस्थ शरीर के लिए कि जो मनुष्य है वो स्वस्थ रहे, इसकी स्थापना ही इसीलिए की गई है। बाद में इसको लोगों ने एक तरह से बिजनेस बना लिया है कि प्रतिबंधित दवाएं लेके लोग शॉर्टकट तरीके से भी आगे आने की सोचते हैं, तो वो बहुत ही गलत नजरिया और एक तरह से बिजनेस बना लिया है। तो उस चीज को मैं गलत कहूंगा। यहाँ पे आप महिला कुश्ती के भी कोच हैं, 2009 में पुणे में हुई सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जीती थी आपके कोच रहते हुए। तो पुरुष की कुश्ती और महिला की कुश्ती में क्या अंतर? अगर हम पुरुष कुश्ती की बात करें तो दुनिया में काफी प्रचलित है पुरुष कुश्ती, और महिला कुश्ती की बात करें तो कुछ मुस्लिम कंट्रियां जरूर महिला कुश्ती में अभी शामिल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों से भी ये पुष्टियां आ चुकी है कि महिला कुश्ती में भी वो जोर शोर से भाग लेंगे। और महिला कुश्ती को प्रचार करना और उसका विकास करना, ये हमारे इस कंपटीशन जो भारत पाक कुश्ती स्पर्धा हो रही है, इसमें भी हमने महिलाओं को शामिल किया है। और 2009 की अगर बात करते हैं तो 2009 में मैं महिला कुश्ती टीम का कोच था, जिसमें महिलाओं ने एशिया चैंपियनशिप पहली बार जीतने का गौरव हासिल किया और मेरे ऑब्जर्वेशन में वो जीती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और उन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास था जिन्होंने हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक जीतकर, और जापान की इतनी शक्तिशाली महिलाओं, जापान, चाइना और मंगोलिया, अगर हम बात करें तो ये कुश्ती में काफी आगे हैं महिला कुश्ती में। ऐसा क्यों? वो तो नाटे कद के हैं आमतौर पर, जापानी और चीनी, और भारतीय आमतौर पर उनका कद बड़ा होता है। नहीं, बहुत अच्छा बात कही आपने, क्योंकि कुश्ती जो है वेट के हिसाब से खेली जाती है, उसमें पहले से वेट निर्धारित है। अगर महिलाओं की बात करें तो 48, 51, 55, 59, 63,
और 72 ये वेट कैटेगरी बने हुए हैं, तो इन वजनों में खेलना पड़ता है। अगर 48 किलो की कोई लड़की होगी तो वो कम से कम 5-6 फुट की तो होगी नहीं, अगर वो 5-6 फुट की होगी तो उसकी मसल्स कम हो जाएगी, तो वजन के हिसाब से कुश्ती होती है। हाँ। तो छोटी हाइट वालों को काफी फायदा मिलता है। एशिया की कंट्री को अगर हम ओलंपिक की बात करें तो जापानी लड़कियां वर्ल्ड में और ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं, और छोटे वजनों में उनके जो 48, 51 और 55 किलो में उनकी कोई जोड़ नहीं है। महू के पास कोदरिया गांव में कुश्ती होती है हर साल, वहां पुरुष और महिला पहलवानों की कुश्ती होती है, ये ठीक है? आप इसे उचित मानते हैं कि इसमें कुछ नयापन है? देखो, एक ग्लैमर लाने के लिए कई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है, जो आयोजक होते हैं, वो इस तरह का ड्रामा जरूर प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन मैं समझता नहीं कि एक पुरुष और एक महिला की आपस में इस तरह की कुश्ती का आयोजन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा आयोजन होता तो इस महिला और पुरुष की आपस की कुश्तियों का आप ओलंपिक में भी शामिल देखते। अगर गुल्ली डंडा है या रिपस पाला है, हम गांव में खेलते हैं, या वो अंटी खेलते हैं जो ताड़ते हैं एक दूसरे को, या महिला पुलिस, इस तरह का ड्रामा, ये WWE है जिसमें ड्रामा प्रस्तुत किया जाता है, एक आर्ट्स दिखाया जाता है, जो हमारे खली पहलवान भी। WWF को आप खेल मानते हैं या उसको इंटरटेनमेंट मानते हैं? इंटरटेनमेंट मानता हूं, क्योंकि वो ओलंपिक में अगर खेल होता तो वो ओलंपिक में शामिल होता। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए भी आप कार्य करते हैं, तो किस तरह आप कार्य कर रहे हैं इसमें? मैं उसके लिए खिलाफ आपके अभियान क्या है? हाँ, मेरा अभियान है, उसके लिए मैं कार्य ये कर रहा हूँ, एंटी डोपिंग और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं एक तरह से युवाओं को संदेश देने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहा हूं कि जो खिलाड़ी शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं और प्रतिबंधित मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी बल पर आगे आना चाहते हैं, तो वो एक लंबे समय के बाद जाने के बाद उनकी किडनी फेल हो सकती है, उनका लीवर खराब हो सकता है, और इसके दुष्परिणाम शरीर के ऊपर साफ देखे जा सकते हैं। इसीलिए कुश्ती में हमेशा ये कहा गया है कि दूध, दही, घी का खाना। हाँ। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुश्ती एक रूस पूरी दुनिया में रूस फेमस है कुश्ती में, और हरियाणा को रूस कहा जाता है हिंदुस्तान में कुश्ती के मामले में। तो हरियाणा में एक कहावत है, दूध, घी, दही का खाना, मेड इन हरियाणा। तो उन्होंने अगर ये कहावत भी बनाई है तो इसीलिए बनाई है कि जो नेचुरल डाइट है, हाँ, और एक संतुलित आहार है, अगर आप आहार भी ज्यादा ले रहे हो और उतना आपका वर्क नहीं हो रहा है, तो भी वो आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ाएगा। तो उतनी ही डाइट लीजिए जितनी आप कैलोरीज ट्रेनिंग में नष्ट कर रहे हैं, अन्यथा अलग से आप न्यूट्रल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या प्रतिबंधित मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके लिए खराब है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आप क्या खाना खाते हैं रोज? मैं जब ट्रेनिंग करता था, अब मैं रेसलिंग कोच हूं, मैं प्योर वेजिटेरियन पहलवान हूं। कई बार हम बताते हैं, जैसे आपको भी मैं बताऊंगा तो बड़ा अचरज लगेगा कि सुशील कुमार जो विश्व में मेडल जीत रहा है वो प्योर वेजिटेरियन है, और मैंने देश के लिए 21 साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हूं, अर्जुन अवार्ड जैसा सम्मान प्राप्त किया हूं, और मैं भी वेजिटेरियन पहलवान हूं। तो वेजिटेरियन में भी, क्योंकि कुश्ती में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, और प्रोटीन सोयाबीन, दाल, ऐसी कई चीजों से। चंदगीराम शायद शाकाहारी थे। जी हाँ, चंदगीराम जी भी। अगर हिंदुस्तान में हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि इसमें नॉन वेज अगर हम खा के ट्रेनिंग करते हैं, गर्म देश है हमारा, अगर इसमें हम ज्यादा गर्मी हमारी बॉडी में होती है तो हमारा इंडोरेंस कम होता है, और इंडोरेंस हमारे में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते जब तक हमारे में इंडोरेंस नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम रशिया में पैदा होते जहां बर्फ गिर रही है तो हमारे लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत जरूरी होता अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई नॉन वेज जरूरत से ज्यादा ले रहा है कुश्ती जैसे क्षेत्र में, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ नहीं सकती। मैं तो ये मानता हूं। आप रेलवे में की नौकरी में कैसे आए और वहां क्या काम करते हैं? मैं 1994 में कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में जो आयोजित किए गए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता हूं। उसके बाद 1995 में रेलवे ने मेरे को ऑफर दिया था और मुझे हेड टीटी के पद से मेरे को उन्होंने रेलवे में जॉब दिया, और जब मैं मात्र 17 साल का पहलवान था, जबकि रेलवे 18 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों को लेती है, लेकिन स्पेशल केस करके, क्योंकि मैं 17 साल से कम एज में कॉमनवेल्थ सीनियर में मेडल जीत गया था,
तो रेलवे ने मेरे को मतलब नाबालिग रहते हुए आपने रेलवे की नौकरी की? बिल्कुल नाबालिग रहते हुए रेलवे की नौकरी की, रेलवे को मेडल दिए हैं और कॉमनवेल्थ और देश में जो प्रतिष्ठित स्पर्धाएं होती है, कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप, यहां पे भी मैंने नाबालिग रहते हुए ही सीनियर में मेडल जीते हैं। ये एक अचीवमेंट कही। और अभी किस पद पर हैं? अभी मैं सीटीआई हूं। रेलवे में एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि खिलाड़ी को किस तरह पदोन्नत किया जाएगा, कितने मेडल के बाद में और कितने समय के बाद में, एक प्रमोशन से दूसरे प्रमोशन के बीच में कितना समय होना चाहिए, उनका पे स्केल क्या है। अगर मेडल जीतता है खिलाड़ी तो उनको इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो ये सारा एक क्राइटेरिया के अनुसार रेलवे की पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के खिलाड़ी और खासकर कुश्ती के खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब है। आप चीफ टिकट एग्जामिनर थे, तो पहले आप टिकट एग्जामिनर थे, तो जो बगैर टिकट आते थे उनको पकड़ने के लिए रेलवे आप जैसे पहलवानों की मदद लेती है? बिल्कुल लेती है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लगातार रेलवे का क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी कहा कि क्राइटेरिया के अनुसार काम होता है। क्या आप रेलवे की ड्यूटी कर पाते हैं अभी कि खेल में ही पूरा समय चला जाता है? खेल में पूरा समय चले जाता है। 2010 तक तो मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं। साउथ एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जो ढाका में आयोजित हुए 2010 में जीता। उसके बाद 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की रेसलिंग टीम में मैं था, लेकिन मेरे नाक में ट्रेनिंग के दौरान और ट्रायल के दौरान फ्रैक्चर हो गया था, जिससे बहुत बड़ी सर्जरी हुई, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली के नहीं खेल पाया दुर्भाग्यवश। लेकिन 2011 से मैंने संन्यास लिया है। तो अब अगर मैंने संन्यास ले लिया है तो या तो मैं रेलवे में एज ए कोच काम करूं या अपना वर्क कर सकता हूं। उससे पहले अगर मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो रेलवे स्पेशल लीव और टाइम ऑफ का एक प्रावधान है, उसके तहत खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का समय देता है। मतलब आप रेलवे में पूर्णकालिक कोच हैं? जी हाँ। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज बेकर्स में फिलहाल इतना ही।